नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपके बीएससी 5th सेमेस्टर का टॉपिक है दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आप देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसमें आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन में ही आएंगी जो आप आगे इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका पहला यूनिट आपका ऑलरेडी कवर्ड है, जिसमें बेसिकली आपको प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ना है, जिसमें ऑस्मोसिस, उसके बाद से आपकी बहुत सारी चीज़, ऑस्मोसिस हो गया, आपका डिफ्यूज़न हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, प्लांट वाटर के रिलेशन में आप फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपने उसमें पढ़ना है और वो आपका ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड यूनिट से, जो आपका होने वाला है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, बिकॉज क्या आप इसमें देखेंगे कि इसमें जितनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसमें आपने फूड लिया, लाइक आपने खाना खाया, ठीक है, वो किस में टूटता है? वो ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, फिर उस ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा क्या बनाने के लिए? अल्टीमेटली क्या बनाने के लिए? एनर्जी, जो कि क्या है? एटीपी। ठीक है, इसलिए मैं एक जोक भी कभी कभी कहती हूँ कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले खाना बनाते हैं, फिर उसी एनर्जी का यूज़ ये जानने में कर देते हैं कि वो एनर्जी बनी कहाँ से है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, वो एनर्जी कैसे बनी, मतलब पहले हमने खाना खाया, उस एनर्जी को बनाया, फिर उसी एनर्जी का यूज़ ये जानने में कि एनर्जी कैसे बनी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो इसमें हम ये सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो होपफुली सारे बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कुछ टॉपिक में बता दूंगी, जिसमें ये दो तरीके से होता है, एरोबिक, एनारोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेट ऑफ पायरुवेट। बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बना, उस पायरुवेट का फेट क्या होगा? फेट मतलब आप कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, लाइक मैंने बीएससी एमएससी की, तो मेरा फेट क्या है? डिसाइडेड है कि मतलब एक मैं बात कह रही हूँ कि मैं मास्टर्स मतलब या मैं टीचर बनूंगी या मैं साइंटिस्ट बनूंगी, मेरा क्या है? डिसाइडेड है, फेट एक, तो वही होता है फेट। फिर पायरुवेट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस का एक अल्टरनेटिव, सॉरी, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है, जिसे ट्रिपल पी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। ईटीसी या माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, साइनाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इतने टॉपिक्स इसमें बेसिकली आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करेंगे द बेसिक वन, जिसको कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। आप सबने इसको क्लास 10th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, बेसिकली अच्छे से पढ़ा होगा 11-12 में। अब आप पढ़ेंगे बीएससी के भी, आप किसी ना किसी सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, फिर भी आज हम यहाँ पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इतने अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आप एमएससी का एंट्रेंस देने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पूछा जाता है, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक, एक एक वर्ड को समझते चलिए। मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई चीज़ का ब्रेकडाउन हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। आप सबको पता है कैटाबॉलिक मतलब होता है कि जब किसी भी, और आप सबको पता है दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है, तो जो कैटाबॉलिक होता है उसमें क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल में किसी चीज़ को तोड़ा जाता है, जैसे ये क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है, सॉरी। और एनाबॉलिक में किसी छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाएंगे, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा है ये ग्लाइकोलिसिस। मेटाबॉलिक पाथवे आपको समझ में आ गया, मेटाबॉलिज्म हो जहाँ किसी चीज़ को तोड़ा जाए, ठीक है, या ज्वाइंट किया जाए। अभी वो या तो कैटाबॉलिक हो सकता है या एनाबॉलिक। तो बेसिकली आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसकी डिस्कवरी की थी जर्मन बायोकेमिस्ट ने, मतलब जर्मनी के थे और बायोकेमिस्ट्री पढ़ा के टीचर थे। ठीक है, वो जर्मन बायोकेमिस्ट कौन थे? गुस्ताव, ठीक है, ओटो मेयरहाफ और पार्सन। बेसिकली इनके एक एक नाम लिए गए हैं, एम्बडन,
मेयरहॉफ और पार्नस। तो इस वजह से इन तीनों के नामों को मिलाकर इसे इम्बेडन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे भी बोला जाता है, EMP पाथवे कहा जाता है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब बेसिक प्रोसेस, मतलब किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस, चाहे वो सेल आपके हमारे बॉडी में हो या प्लांट्स में हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस ही होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि कहाँ पे होता है, इसके इस चीज़ से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पे होता है। आप उठा के कोई भी पेपर देख लीजिए, चाहे वो किसी टीचिंग एग्जाम का हो या आपके MSc एंट्रेंस का हो, कहीं पे भी, या आपका अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होता है तो साइटोप्लाज्म में होता है, ये चीज़ पूछी जाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का, जो कि 6 कार्बन का होता है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुवेट में। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, 6 कार्बन का आपका ग्लूकोज होता है और वो 3 कार्बन के पायरुवेट में टूट जाता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और इसकी वजह से, इस टूटने की वजह से क्या होती है, ATP जनरेट होती है। कभी मतलब शुरुआत के कुछ फेजेस में, जिनको कि प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, वहाँ पे ATP लगता भी है और बाद के फेज में ATP जनरेट भी होता है। तो ये ATP और NADH बनाते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, टोटली ATP ही बनाते हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्राइमरी स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म में ये लगता है 6 एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 6 एंजाइम बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कुछ इस तरीके के स्टेप्स होते हैं, एक बार आपको मैं दिखा दूँ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कैसे होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में मैं एक बात बता दूं आपको, 2 फेजेस होते हैं। ये मैंने एक ऐसा डायग्राम लिया जिसमें वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उसका एक फेज़ ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। इस पार्ट को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए हम चीज़ें तैयार करते हैं। जैसे ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो हम यहाँ ATP का यूज़ करते हैं, ATP का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे ATP का यूज़ हो रहा है, इस वजह से हम इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। और ये होता है पे ऑफ, मतलब आपने वर्क किया, वो आपको पे कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पे ऑफ फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज का मतलब आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करता है, ATP का यूज़ होता है और यहाँ पे ATP बनता है। जब भी ऐसा एरो लगाकर ATP दे, दैट मीन्स ATP बन रहा है, और जब ऐसा यहाँ एरो लगे तो ATP आप यूज़ करना। तो ऊपर के रिएक्शंस में भी आप देखेंगे कि 2 ATP का यूज़ होता है और उससे 2 ATP, उसके बाद लास्ट के फेजेस में 4 ATPs बनती हैं, जिसमें से 2 कट करके टोटल 2 ATPs बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये डायग्राम प्रिपरेटरी और पे ऑफ फेज समझाने के लिए लिया है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ये टोटल 10 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें कई सारे एंजाइम्स लगते हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज कैसे बना, जो आपने फूड खाया, जो आपने खाना खाया, उससे क्या हुआ, ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज अब इतनी कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसको अल्टीमेटली क्या करना, अभी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल H+ आयन में टूट जाएंगे और यही H+ आयन 4 H+ आयन मिलके एक ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, इसको एकदम सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर लाने के लिए। ठीक, तो ग्लूकोज क्या करता है, 10 स्टेप का प्रोसेस है। 5 स्टेप प्रिपरेटरी होता है और 5 स्टेप पे ऑफ होता है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब प्रिपरेटरी फेज में क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो समझेंगे, फिर पे ऑफ फेज में आपको क्या मिलता है ये भी समझेंगे। ग्लूकोज से आपका बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी मैं इसका स्ट्रक्चरल आपको दिखाऊंगी कि 6 फॉस्फेट जब बनता है तो क्या इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज। इसी एंजाइम का हम यूज़ क्यों करते हैं, हेक्सो का मतलब होता है 6 एंजाइम, 6 स्ट्रक्चर वाला कोई एंजाइम है। और काइनेज, कहीं भी पूरी बायोलॉजी में काइनेज वर्ड अगर लग रहा है
किसी भी चीज़ में, आप सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ चुके हैं, उसमें भी साइकिलिन डिपेंडेंट काइनेज लगता है। कहीं भी काइनेज लग रहा है इसका मतलब फॉस्फेट लग रहा है। फॉस्फेट लग रहा है मतलब एनर्जी लग रही है। फॉस्फेट में एनर्जी पाई जाती है। आप एटीपी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो एटीपी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कई सारे फॉस्फेट पाए जाते हैं, और जब एनर्जी आपको देनी होती है तो यही फॉस्फेट टूटते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको घर में लाइट जलानी होती है, लाइट ऑन करनी मतलब रोशनी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बटन ऑन करते हैं। उसी तरीके से एटीपी जब एनर्जी जनरेट करती है तो फॉस्फेट टूटता है। तो काइनेज ने क्या किया, ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड कर दिया 6 पोजीशन में, ताकि और एनर्जी इससे जनरेट की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी में से एक फॉस्फेट जब कम हो गया तो वो बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी तक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था। ठीक, अब ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अब कन्वर्ट होता है, और एनर्जी के लिए ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर था, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये क्या है, ये 5 रिंग का एक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बाकी सी चीज़ें सही हैं, बस नाम चेंज हो गया है। और इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। आइसोमरेज इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये जो आपका स्टेज है ये कन्वर्ट हो सकता है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर से यहाँ पे एक एंजाइम है जिसको कह रहे हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, पहले काइनेज एक बार पहले वाले स्टेप में अटैच हुआ था। ठीक है, और इन स्टेप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अब दूसरा काइनेज यूज हो रहा है जो कि है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है, इसका शॉर्ट फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे भी एक फॉस्फेट और ऐड हुआ, मतलब एटीपी से एडीपी बना, एक एटीपी का यूज यहाँ पे और हुआ। एटीपी से क्या बना, एडीपी बना। ठीक, तो क्यों ये लगा और क्यों बना, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने का हमारा ये रीज़न था कि हम इससे 2 कंपोनेंट बना सके। ठीक है, थर्ड स्टेप तक आपको समझ में आ गया। थर्ड के बाद जो 4th स्टेप होता है वहाँ एक एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज करता है। एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको कि G3P कहते हैं, दूसरा होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों की 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं। यहाँ पे भी क्या हुआ, आइसोमरेज यूज हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था तो भी फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज यूज हो रहा था। मतलब यहाँ जो 2 कंपोनेंट बने हैं ये क्या है, चेंजेबल हैं एक दूसरे में। इसी वजह से यहाँ पे ये मार्क लगा, मतलब ये इसमें और ये इसमें चेंज हो सकता है। अब ये 2 कंपोनेंट बन गए। अब इन दोनों कंपोनेंट का, जैसे आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का दिखाया गया है, इसका बनना वही सेम प्रोसेस यहाँ भी चलता है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 फॉस्फेट से भी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी इस तरीके से हमको 3 कार्बन वाला पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल मिलता है। अभी तक 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमने यूज किया था, उससे से 2 मॉलिक्यूल मिले हमको G3P और DHAP। ठीक है, अब ये दोनों साइकिल चलाएंगे, एक पायरुवेट ये देगा, एक पायरुवेट ये देगा, मतलब 2 पायरुवेट हमको मिलेंगे। साइकिल बस आपको एक ही दिखाई है लेकिन पायरुवेट 2 मिलते हैं, 2 साइकिल चलती है। अब आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ है जो इनको क्या करता है, चेंज करता है। अब ये जो आइसोमरेज है बेसिकली इसको यहाँ पे लिखा होना चाहिए आइसोमरेज। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसका हम यूज़ कर रहे हैं, हम इसको भी ऐसे दिखा दें अगर चाहें तो, ये गलत नहीं है, ये भी साइकिल ऐसे चल रही है, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, अपना अपना अलग पायरुवेट बनाएंगे। अब क्या है, ट्राइयोज, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे 2 NAD+ एंजाइम का यूज होता है। आपने NAD+ एंजाइम जो है ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक बड़ा सा एंजाइम होता है जिसमें अभी आप पढ़ेंगे TPP डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अभी जब पायरुवेट से आप एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे
टीपीपी और एनएडी, एफएडी, इन सब से मिलकर एक बहुत बड़ा एंजाइम का ग्रुप होता है जो कि क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आपको पढ़ना भी है, वहाँ आप पढ़ेंगे इन सब ग्रुप्स को। तो ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, 2NAD+ से 2NADH बनाता है। ये भी क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे ADP से ATP का बनना एनर्जी प्रोडक्शन है, उसी तरीके से NADH का बनना भी एनर्जी प्रोडक्शन है, और 2H+ यहाँ पे निकलता है। अब बन गया आपका ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से किस में चेंज होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और किसके मदद से, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज की मदद से। फिर से काइनेज आ गया, मतलब फॉस्फेट ऐड हो रहा। अब यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है। ऊपर क्या था, फॉस्फेट टूट रहा था, ठीक है। यहाँ ऊपर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ फॉस्फेट टूट रहा था, ठीक है। ATP से ADP बन रहा था जब हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था। लेकिन जब यहाँ पे आप ग्लिसरोकाइनेज का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ ADP से ATP बन रहा है, मतलब आपको 2 ATP मिल रहा है, ठीक है। 2 ATP आपको सोचेंगे 2 ATP में जब एक ही मॉलिक्यूल, तो एक DHAP से भी मिल रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, ठीक। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में यूज हो जाता है। इन दोनों का नाम सेम है। यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा है जिसको सेम नाम फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज कह रहे हैं। म्यूटेज ऐसा एंजाइम है जो आपकी बायोलॉजी में कहीं भी आ जाए, उसका मतलब होता है फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हो जाना। मतलब यहाँ पे फॉस्फेट दूसरे नंबर पे था, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फॉस्फेट दूसरे नंबर पे था, यहाँ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और यहाँ पे फॉस्फेट क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज का आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी। मैं ट्रिक भी इसके लिए बताऊंगी कैसे आप याद रख सकते हैं। क्या बना, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज बन गया। अब इस फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज का यूज़ हम करते हैं एक एंजाइम का यूज़ इनोलेज, जो इसे PEP यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल वाटर का बनाता है। और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या हुआ, फिर से पायरुवेट काइनेज की मदद से फिर से यहाँ पे काइनेज लगा, लेकिन इस बार पायरुवेट काइनेज लगा। ये इसको ADP से ATP बनाता है। मतलब अभी तक हमको 4 मॉलिक्यूल ATP के मिल चुके, जिसमें से 2 हमने यूज़ किया था, मतलब 2 कट जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ATP के मिल गए हम लोग को, 2 मॉलिक्यूल वाटर का मिल गया और 2 मॉलिक्यूल NADH का मिल गया। बन गया आपका पायरुवेट। फाइनली जो आपको 3 कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर चाहिए था वो मिल गया, आपको पायरुवेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल और 4 आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NADH से NADH मिल गया, और वाटर का यहाँ नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे वाटर मिल जाता है H2O2 मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहाँ मैं फिर से आपको दिखा दूँ, एक ग्लूकोज से आपने 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बना लिए। एक ग्लूकोज से यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट आपने बना लिया, जिसमें आपको 9th स्टेप में वाटर मिला, 10th और 7th स्टेप में 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, 4 ATP मिला। इसमें से 2 ATP का यूज़ आपने 1st और 3rd स्टेप में कर लिया। आप चाहें तो यहीं पे नोट कर सकते हैं। तो टोटल ATP आपके पास कितना बचा, 2 ATP, ठीक है। आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि टोटल 10 स्टेप्स हैं, 10 चीज़ें बन रही हैं इसमें, और उसमें कई सारे एंजाइम लग रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आप G6P लिख सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आप F6P लिख सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को आप बिस फॉस्फेट लिख सकते हैं। सिंपल मैं बता रही हूँ, इसको G3P DHAP लिख सकते हैं शॉर्टली याद करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका बना के आप लिख सकते हैं। तो पायरुवेट बन गया। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये आपको कोई टीचर नहीं दिखाएगा क्योंकि होता है बेसिकली हार्ड, लेकिन आप अभी से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बेसिकली कुछ होता नहीं है इसमें, ये हेक्सोकाइनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो इसका OH था ना, इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इधर ये बॉन्ड आ जाएगा और फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमेरेज की मदद से इसमें क्या होगा, सेम सारी चीज़ें वही हैं। क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बन गया, ये स्ट्रक्चर 5 रिंग बन गया। अभी तक 6 रिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, और ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और कुछ इसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है। फिर फॉस्फोइनॉल काइनेज की मदद से ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं
इस तरीके से 2 OH 2 फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा 6 पोजीशन पे 2 फॉस्फेट आ गया। अब यही 2 फॉस्फेट इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसको 2 मॉलिक्यूल में टूटना था, और वो 2 मॉलिक्यूल कौन से थे, G3P ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसके 3 कार्बन पे फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये टूट गया। फिर ये जो है आपका यहाँ पे देखिए ऊपर G3P लिया गया था, यहाँ GADPH लिया गया है, सॉरी वही लिया गया है। अब यहाँ पे क्या है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, PGK की मदद से ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है आपके किसका, देखिए शॉर्ट फॉर्म सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे तो आप ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक, अपने याद करने के लिए, ताकि आप मान लीजिए आप छोटा सा नोट्स बना लेंगे, अपने पास रखे रहेंगे, उसको दोहरा लेंगे कि अच्छा ये होता है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, यहाँ पे आ गया और ये चेंज हो गया। फिर PGM की मदद से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में ये चेंज होता है यहाँ पे, फिर इनोलेज की मदद से ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होता है, ये स्ट्रक्चर में चेंज। फाइनली 3 कार्बन का, 1 कार्बन 2 3 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है, और दो मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का बन जाता है, जिसको कहते हैं हम, आप इस स्ट्रक्चर का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली आपको मैंने यहाँ पे समझाया है कि क्या चेंजेस किए जाते हैं। यहाँ पे 2 फॉस्फेट ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ हमको 2 मॉलिक्यूल आगे जाके बनाना था एल्डोलेज की मदद से, जो कि आइसोमरेज एंजाइम की वजह से एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। पहला ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाला। दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर आइसोमरेज जहाँ जहाँ यूज हुआ एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। और थर्ड आपका है यहाँ पे मैंने जो बताया था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक। यही चीज़ स्टेप में लिखी गई है जो मैंने वहाँ आपको इतनी डिटेल में बताया, और यहाँ मैंने हिंदी भी प्रोवाइड की है, तो जो बच्चे हिंदी में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो। समझा तो मैं पूरे अच्छे से रही हूँ, आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब कंपाउंड के नाम काइनेज को आप क्या लिखेंगे, काइनेज को काइनेज ही कहते हैं, ग्लूकोज को ग्लूकोज ही या शर्करा लिख सकते हैं आप बेसिकली, और क्या उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप इंग्लिश का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आगे आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज ही होने वाली है, बिकॉज आपके मास्टर्स कभी हिंदी में नहीं होते हैं। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में एंजाइम की मदद से, और वो एंजाइम आपका हेक्सोकाइनेज है। ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, ट्रांसफर होता है ATP से ग्लूकोज में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। यही बात यहाँ लिखी गई है। स्टेज 2 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होता है, आइसोमेराइजेशन किया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की मदद से, ठीक। स्टेज 3 में क्या होता है, अदर ATP मॉलिक्यूल ट्रांसफर किया जाता है। आपने देखा ATP ऐड हो रहा था, फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड किया जा रहा था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को 1,6-बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा था, एक फॉस्फेट और अटैच हो रहा था। एंजाइम जिसकी जरूरत पड़ रही थी वो था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। स्टेज 4 था क्या था, यहाँ पे एंजाइम एल्डोलेज यूज किया जा रहा था, जो कि कन्वर्ट कर रहा था फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो एक दूसरे के आइसोमर है। आइसोमर का मतलब जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज ग्लूकोज में। 3 फॉस्फेट जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट DHAP में, DHAP G3B में चेंज हो सकता है। अब स्टेप 5 में ट्राइगोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, जो कि कन्वर्ट करता है G3P को DHAP में, DHAP को G3P में, ठीक है। और इसको हम विच इज सबस्ट्रेट इन द सक्सेसिव स्टेप ऑफ, ये जो क्या होता है फॉस्फेट विच इज सबस्ट्रेट इन द सक्सेसिव स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो आगे के स्टेप में यूज होता है, बेसिकली यही लिखा हुआ है। स्टेप 6 ये मैंने पूरा आपको दे रखा है, और ये इसका हिंदी वाला है, ठीक है। स्टेप 6 की मैं बात करूं तो ये स्टेप क्या होता है, इसमें 2 रिएक्शन होते हैं इस स्टेप में। स्टेप 6 में यहाँ पे एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है डिहाइड्रोजिनेज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से निकोटिनामाइड, मतलब इसमें बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि NAD+ से NADH+H+ बनता है, ठीक है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज ऐड करता है फॉस्फेट टू ऑक्सीडाइज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फॉस्फेट ऐड करके इसको 1,3
बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है। यही बात यहाँ पे कही गई है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है सुंदर सुंदर अक्षरों में। स्टेप 7 में क्या होता है, फॉस्फेट जो फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, फॉस्फेट का ट्रांसफर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में से टू एटीपी बन रहा है, मतलब यहाँ एडीपी से क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की मदद से 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट एटीपी मिल रहे हैं, आपके 2 मॉलिक्यूल एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है। स्टेप 8 में क्या कह रहा है, फॉस्फेट ऑफ बोथ फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल इज रिलोकेट फ्रॉम 3rd to 2nd कार्बन, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है म्यूटेज की मदद से, ये मैंने आपको बताया। और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की मदद से ये काम हो रहा है। स्टेप 9 में एंजाइम इनोलेज का यूज किया जा रहा है जो वाटर को रिमूव कर रहा है, जो कि 2 मॉलिक्यूल है, 2H2O का रिमूव हो रहा है, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, किसकी मदद से, इनोलेज की मदद से, ठीक। स्टेप 10 में क्या हो रहा है, फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ पे भी एडीपी से एटीपी बन रहा है, ठीक है, पायरुवेट काइनेज की मदद से बन रहा है। और यहाँ पे भी हमको 2 एंड प्रोडक्ट के रूप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहे हैं और पायरुवेट मिल रहा है। सारा वही प्रोसेस लिखा हुआ है जो ऊपर मैंने अभी आपको एज इट इज समझाया है। तो होपफुली अब आप 2 बार समझ गए होंगे और इतना समझने के बाद आपको ग्लाइकोलिसिस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब ग्लाइकोलिसिस में कुछ चीज़ें होती है, जैसे ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फॉस्फेट का ऐड होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एटीपी का यूज़ करके क्या बनाता है, ये यहाँ पे जो ये एंजाइम यूज हुआ है ना हेक्सोकाइनेज, कहीं कहीं पे यहाँ पे इसकी जगह पे ग्लूकोकाइनेज यूज होता है, डिपेंड करता है किस तरीके का टिश्यू है, ठीक है, ये बात भी आप जान लीजिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड एक प्रोसेस जिसको सेकंड फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट जब बनता है तो यहाँ पे सेकंड फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब 2 जगह फॉस्फेट ऐड हुआ। और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल एटीपी का यूज हुआ, पहला एटीपी यहाँ यूज हुआ, दूसरा एटीपी यहाँ यूज हुआ, 2 बार फॉस्फोराइलेशन हुआ, एक बार ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने में, दोबारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनने में, ठीक है। और एंजाइम तो आपको पता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगता है और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज लगता है। फिर एक प्रोसेस होते हैं क्लीवेज एंड रीअरेंजमेंट, ये कहाँ पे हो रहा है क्लीवेज एंड रीअरेंजमेंट स्टेप, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज क्लीव्ड इनटू 2-3 डिफरेंट कार्बन, मतलब जो आपका 4th से 5th स्टेप बन रहा है, यानी कि फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रहा है, तो यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, मतलब टूट रहा है और चीज़ें रीअरेंज हो रही हैं, ठीक। आइसोमेराइजेशन कहाँ होता है, जब DHAP इज कन्वर्टेड इनटू G3P मॉलिक्यूल, ये मैंने आपको बताया। एनर्जी ईल्डिंग स्टेप, मतलब कहाँ कहाँ एनर्जी ईल्ड होता है, इसको जो फॉस्फोराइलेशन है ना, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी ईल्डिंग स्टेप क्या है, जब G3P मॉलिक्यूल एनर्जी मैंने आपको बताया 2 जगह ATP मिल रही है, 1 जगह NADH मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका एनर्जी ईल्डिंग स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ईच ग्लूकोज 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जो ग्लूकोज 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, और फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन और फॉस्फेट जो है ऐड होता है, ठीक है, इस जिसकी वजह से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, विच जो कि क्या जनरेट करता है NADH और ATP, जिसको कि हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करें। जहाँ जहाँ हमको ATP मिलेगा और NADH मिलेगा उस स्टेप को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसको कहते हैं। लास्ट में पायरुवेट फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और ATP मिलती है और NADH मिलता है, ठीक। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और आज हम ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को याद करने के लिए मैंने ये इंटरनेट से ही उठाया है, बट आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको शायद ये चीज़ें देखकर समझ में आ जाए, तो यहाँ जो इसके 10 एंजाइम्स हैं उनको कैसे याद किया जाए, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि हाई प्रोफाइल पीपल्स एक्ट टू ग्लैमरस, मतलब जो हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं, मतलब बड़े लोग होते हैं, वो बहुत ग्लैमरस, मतलब अच्छे दिखने की
लिए एक्ट करते हैं। पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस, और हर जगह अपनी पिक्चर पोज करते हैं। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ये काम बहुत करते हैं, ठीक है। तो उन सब का आपको क्या करना है, बस एक लाइन याद करनी है कि हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस, और वही सारे उसका पहला लेटर उठा के आपको यहाँ रख देना है। उसी से आपको आपके कंपाउंड याद रहेंगे। मान लीजिए आप अगर भूल जाते हैं तो आपको अगर पहला लेटर भी याद है तो आपको याद आ जाएगा कि हेक्सोकाइनेज यूज़ होगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज यूज़ होगा, तीसरे स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोर्थ स्टेप में एल्डोलेज, फिफ्थ स्टेप में ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, सिक्स स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नेक्स्ट स्टेप में आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज नेक्स्ट स्टेप में इनोलेज, और पायरुवेट काइनेज। इससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देन ग्लाइकोलिसिस में अगर आपके इसको स्टेप याद करने हैं, जो इसके 10 स्टेप्स हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक है। गोगो गोज टू फ्रूट सेलर टू बाई फ्रूट्स, गेट्स बनाना, पियर्स, पीचेस, पाइनएप्पल्स एंड पपाया। गोगो एक इंसान है जो फ्रूट सेलर के पास गया, फ्रूट सेलर के पास गया क्या करने के लिए, फ्रूट्स बाई करने के लिए, बाई फ्रूट्स, और उसने क्या क्या खरीदा, गेट्स खरीदा, बनाना, पियर्स, पीचेस, पाइनएप्पल्स एंड पपाया। एक लाइन याद कर लीजिएगा, फर्स्ट लाइन उसकी भी उठा के आपको रख देना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, गेट्स में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आप याद कर लीजिएगा, बनाना में 1,3 बिस फॉस्फेट, पियर्स, पीचेस में पाइनएप्पल, पपाया। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, वो याद हो जाएगा। आप 3-4 बार पढ़ेंगे और लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये याद हो गया। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगी जब सिट्रेट पढ़ा जाएगा। अब आता है दूसरा चीज़, फेट ऑफ पायरुवेट। तो फेट ऑफ पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट आपका बन गया, ठीक है, पायरुविक एसिड बन गया। अब इसका फेट क्या होता है, 2 तरीके का, एरोबिक एंड एनारोबिक। ये एक जगह काम करेगा जहाँ ऑक्सीजन रहेगी, दूसरी जगह काम करेगा जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो डिफरेंसेस क्या हैं, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं। और ये पाथवे बताता है एडाप्टेबिलिटी के बारे में सेलुलर मेटाबॉलिज्म की, मतलब कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो हमारे में हो। वेरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इंश्योरिंग दैट सेल कैन कंटिन्यू टू जनरेट एटीपी एंड मेंटेन एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उस टाइम पे भी हमारे अंदर एटीपी बनता रहे, इस वजह से ये अडाप्टेशन की गई। जैसे जहाँ पे भूकंप जाते आते हैं, जहाँ पे वहाँ पे अर्थक्वेक जहाँ आ जाते हैं, वहाँ घर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे जापान वगैरह में लकड़ी के, कि जिससे अगर वो आपके ऊपर गिरे तो आपको चोट ना लगे। इसी वजह से हमें एनारोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में भी हमारा ग्लूकोज बनता रहे, ऐसे साइकिल की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पे पायरुवेट तो बन गया, पायरुवेट 2 तरीके से काम करेगा, ठीक है। पहला पायरुवेट काम करेगा जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, दूसरा पायरुवेट काम करेगा जब ग्लूकोज एब्सेंट रहेगा। जब पायरुवेट जो है, इसी को फेट ऑफ पायरुवेट कहते हैं, ये जो है तब काम करेगा जब आपका एरोबिक कंडीशन रहेगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो यही ग्लाइकोलिसिस, यही जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना है वो पायरुवेट एसिटल कोएंजाइम बनाएगा, जो कि आगे जाके क्रेब्स साइकिल में यूज़ होगा, ठीक। और यहीं पे अगर आपका ग्लूकोज एब्सेंट है तो ये 2 साइकिल चलाएगा, जिस एक में क्या होगा, लैक्टेट बनाएगा, जो कि बेसिकली वर्टिब्रेट्स में होता है, यानी वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है जैसे ह्यूमंस। और दूसरा एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे, उसमें ये इथेनॉल बनाएगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर क्या हुआ कि एरोबिक पाथवे रहा, ठीक, ऑक्सीजन प्रेजेंट रही, तब तो वो अपना नॉर्मल काम करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में यूज होगा। क्रेब्स साइकिल के से जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट, उसका यूज़ हम आगे करेंगे ईटीसी साइकिल में, एटीपी मिल जाएगा हमको। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हुई तो एटीपी की ज़रूरत हमें तब भी पड़ेगी। उस केस में क्या होगा, वर्टिब्रेट में लैक्टेट साइकिल चलेगी, जिससे कि एटीपी तो बनेगा, लेकिन
इसके कंपैरिजन में बहुत कम, बेसिकली 2 एटीपी बनता है, ठीक है, इस साइकिल से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टेट साइकिल से कितनी एटीपी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए 2 एटीपी बनेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हुआ तो इथेनॉल बनाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने और बताया है कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। अगर क्या हुआ, एरोबिक कंडीशन रहा, पहले मैं एरोबिक बता दूं तो ये स्ट्रक्चर है पायरुवेट का, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, आप सबको पता है ये 2 मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा, यहाँ से भूलना नहीं है। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इससे क्या बना आपका यहाँ पे पायरुवेट। इस पायरुवेट में कुछ चीज़ें लगती हैं, अभी आप पढ़ेंगे भी इस एरोबिक कंडीशन को, इस फेट ऑफ पायरुवेट को हम ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे कहते हैं, ठीक है, डबल ऑक्सीडेशन पाथवे कहते हैं, इसको आप अभी पढ़ेंगे, ये आपके उसमें दिया भी हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, इससे आपका यहाँ पे कुछ चीज़ें लगेंगी, जैसे कोएंजाइम ASH लगेगा, NAD+ लगेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लगेगा, और उससे बन जाएगा एस्टाइल कोएंजाइम A, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में यूज़ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन किस में हुआ, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ, इस एनारोबिक कंडीशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अगर ये फर्मेंटेशन आपका किस में हुआ, वर्टिब्रेट्स में हुआ, तो ये पायरुवेट आपका क्या बनाएगा, ये पायरुवेट आपका लैक्टेट बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर यही एनारोबिक कंडीशन कहाँ पे हुआ, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको कहते हैं, ठीक है, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, जो कि वर्टिब्रेट्स में होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पायरुवेट से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और सब में वो जो कंपोनेंट्स देख रहे हैं आप वही लग रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कोएंजाइम ASH लग रहा है, यहाँ सब नहीं लग रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एरोबिक कंडीशन में अगर ये चीज़ें होती हैं तो इस एरोबिक कंडीशन को, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, इसको आप लिख लीजिए एरोबिक, इसी एरोबिक कंडीशन को आपको पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, ये बात आप जान लीजिए। ऑक्सीडेटिव लिंक्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे भी कहते हैं, इतने सारे इसके नाम हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ग्लाइकोलेट पाथवे, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मैं जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल लगता है, 2 NAD+, 2 कोएंजाइम A, एक कंपाउंड लगेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि कई सारी चीज़ों से, आप TPP देखेंगे, NAD पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये यूज़ होके फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएंगे, NADH, यहाँ भी एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अभी तक हमको कहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, एक ऐसा अकेला रिएक्शन है जहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसी वजह से इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर जगह आएगा, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, CO2 मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी रिएक्शन में बस मिलेगा, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। लिंक रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पायरुवेट से फिर एस्टाइल कोएंजाइम का लिंक जो है यही रिएक्शन बैठा रहा है, फिर जैसे पायरुवेट बना, पायरुवेट से अब क्रेब्स साइकिल का लिंक जो है इसी रिएक्शन की वजह से बन रहा है, इसी वजह से इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। तो मतलब होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ बनता है। अब थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम को पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली पायरुवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी तक चीज़ें आपके सेल में, ये आपका सेल था, सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरीके से चल रही थी, अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा कुछ इस तरीके का होता है। अब ये साइटोप्लाज्म से यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम या एरोबिक साइकिल या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपका कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा, कहाँ, यूकैरियोट में, ठीक है, यूकैरियोट्स में, ठीक है।
ये भी आप याद रखिएगा, हमेशा इसका डिफरेंस पूछ लेता है यूकैरियोट में। जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से होगा, और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएंगे जो कि क्रेब्स साइकिल में जाएगा, यहाँ अभी आप पढ़ेंगे, और NADH। इसके बाद क्या होती है, क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल में आप पूरा उसका प्रोसेस ही पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, ATP बनता है, NADH, FADH बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर ये प्रोसेस कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जाएगा, और बेसिकली हमको ATP मिल जाएगा। ये आपको नहीं पढ़ना, बेसिकली आपको एरोबिक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक्ड रिएक्शन या ग्लाइकोलाइट पाथवे में क्या पढ़ना था, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ NADPA प्लस 2NAD प्लस कोएंजाइम ए एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एनोरोबिक कंडीशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, और ये फर्मेंटेशन हमने दो तरीके का पढ़ा। पहला पढ़ा लैक्टिक फर्मेंटेशन विच इज अकर इन वर्टिब्रेट्स, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और दूसरा पढ़ा हमने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन विच इज अकर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, मैंने आपका पूरा साइकिल पहले ही समझाया है। पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में या लैक्टेट में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से, और ये प्रोसेस हेल्प करता है NADP रीजनरेट NAD प्लस फ्रॉम NADH। NADH से यहाँ पे क्या बनता है, NAD प्लस बनता है, मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है, विच इज नेसेसरी टू सस्टेन ग्लाइकोलिसिस अंडर एनारोबिक कंडीशन, जो कि जरूरी होता है ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए, किसमें, एनारोबिक कंडीशन में। यहाँ पे NADH से NADP D+ का बनना, रीजनरेट होना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप NAD, यहाँ पे NAD+ बन रहा है, NAD+ बन रहा है, जो कि जरूरी होता है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलिसिस का साइकिल चलता रहे। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोसेस है, अल्टरनेट प्रोसेस है, तो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मसल ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा विगरस, ठीक है, जोरदार एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम, आज तो हम 100 पुशअप मार के रहेंगे, ठीक है, ऐसा वाला, तो ऑक्सीजन की डिमांड हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उस समय क्या होता है, व्हेन ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, ठीक है, जब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है हेल्प करता है मेंटेन करने में ATP प्रोडक्शन को, कॉजिंग मसल सोरनेस, जिससे कि मांसपेशियों में दर्द ना हो। ठीक है, हेल्प करता है उसमें। तो आपको समझ में आ गया, वर्टिब्रेट में बार बार कह रही थी, तो इसका यूज़ हम ही लोगों में है। जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ऑक्सीजन भी आपको मिलता रहे और ग्लाइकोलिसिस भी होता रहे, उसलिए क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें क्या क्या लगते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी ईस्ट में होता है। ईस्ट आपको पता है क्या है, फंजाई है, ईस्ट इज अ फंजाई, और बेसिकली सैक्रोमाइसिस सर्विसी में होता है। एक एग्जाम्पल है, इसको आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अगर लिखिएगा सैक्रोमाइसिस को अलग, सर्विसी को अलग, और ये लेटर बड़ा, ये लेटर छोटा स्टार्टिंग का होना चाहिए। आप सबको ये बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, बॉटनिक जूलॉजिकल नेम लिखने की या बायोलॉजिकल नेम लिखने की। ठीक, तो कहाँ पे होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी में होता है और कुछ बैक्टीरियाज में होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट इसमें क्या होता है, फर्स्टली डीकार्बोक्सिलेटेड होता है टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड बनाएगा, विच जो बाद में रेड्यूस होकर NADH से इथेनॉल बनाता है और रीजनरेट करता है NADP प्लस ग्लाइकोलिसिस को चलाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट परफॉर्म करता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। इसका यूज कहाँ हो रहा है, जो आप बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं, I mean, आप नहीं पीते होंगे, जो लोग पीते हैं बियर, वाइन और शुगर फ्रूट्स फेयर, यहाँ पे किस चीज़ों से बनता है, जहाँ पे शुगर फ्रॉम फ्रूट्स और ग्रेन्स आर फर्मेंटेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे फर्मेंटेशन किसका, शुगर का। ये जो चीज़ें आप पी रहे हैं ना, वाइन, बियर, अल्कोहल, बेसिकली शराब जिसको हिंदी में कहते हैं, वो किससे बना होता है, फ्रूट से के, ग्रेन्स से। इनका क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। बेसिकली इनमें गुड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया
लगाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और ईस्ट की मदद से हो रहा है। बैक्टीरिया इनका बहुत बहुत दिन तक सड़ाया जाता है, उसके बाद इसको बनाया जाता है। तो सोच लिए कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा, जो लोग इसे इतनी मज़े से पीते हैं, ठीक है। तो होपफुली जो स्टूडेंट साइंस के हैं वो तो इसे नहीं ही कंज्यूम करते होंगे, ठीक। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एक बार और डायग्राम देख लीजिए। व्हेन एरोबिक कंडीशन इज present, that means oxygen is present, glycolysis occur and pyruvate is converted into acetyl coenzyme which further goes into Krebs cycle and moves on through ETC cycle and ultimately produce ATP, ठीक है। होपफुली इतनी इंग्लिश आपको समझ में आ गई होगी। पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक कंडीशन, वर्टिब्रेट्स कन्वर्ट्स pyruvate into lactate and microorganism convert into ethanol. Both are known as fermentation processes, ठीक है। anaerobic process is known as lactic acid fermentation and माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो एनारोबिक प्रोसेस है उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो होपफुली आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये रहा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की मदद से। और पायरुवेट में लैक्टिक एसिड से, पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से। दोनों में NAD+ से NADH का कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलता रहे। दोनों का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अगर एक और डायग्राम आप देखना चाहें तो इस तरीके से कुछ पायरुवेट था। अब ये रेस्पिरेशन हुआ तो ये CO2 और H2O में चेंज हुआ, ठीक है, अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन हुआ। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाती है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे O की जगह पे OH आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है, फिर ये क्या होगा, इथेनॉल बन जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ग्लूकोज जो है पायरुवेट किस में है, एरोबिक कंडीशन है, तो ये क्या होगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बाकी सारे किस में होते हैं, साइटोसॉल में ही होते हैं। एक बनाएगा आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वर्टिब्रेट्स में होगा, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा। तो वो फुल्ली सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें आज हम इतनी ही चीज़ें पढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे रेगुलेशन तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आपका एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम मिल गया तो हम क्रेब्स साइकिल चलाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि अगर आप एक बार भी इसको पढ़ लेंगे ना तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।